हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। नाउ ये जो सेशन है या फिर ये जो सीरीज आप कह सकते हो जो हम लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। बेसिकली काफी सारे सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स से हमें कह करके रखा था कि मैम सीए फाइनल की सीरीज आ गई, सीए इंटर का रिविजन कहाँ है? यस, सो कीपिंग दैट इन माइंड, नाउ वी आर लॉन्चिंग CA Intermediate Paper 6 Auditing and Assurance का revision. It will be very quick revision and जो material मैं use कर रही हूँ, yes, that is Audit SAR for CA Intermediate. So Audit SAR is also launched for CA Intermediate students. Need not worry on the same. Yeah, and the second thing, ये एक revision है जहाँ हम ये एक assumption लेकर के चल रहे हैं कि आपने एटलीस्ट एक बार सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है? क्योंकि ये रिवीजन है फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। तो एटलीस्ट वंस इफ इट ऑल यू हैव गॉन थ्रू द सब्जेक्ट, ये रिवीजन आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमको कैसे, क्या, कब, कौन से चैप्टर्स किस वे में कंप्लीट करने हैं, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। एंड हाँ, ये जो सीरीज है बेसिकली आई विल बी अपलोडिंग द सेशन ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डेज एंड ये आपके लिए चलता जाएगा, ठीक है? ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द कवरेज, बेसिकली यहाँ पे आई एम प्लानिंग टू कवर ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 60 to 70% ऑफ द पोर्शन, जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग चीज है, जो कोर एरियाज है, आपको प्लान भी बताऊंगी कि कैसे कवर अप करना है, एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है, अ डे बिफोर एग्जामिनेशन कैसे स्टडी प्लान करनी है, 50 आवर्स में कैसे रिवीजन करना है, ये सब कुछ फॉर सीए इंटरमीडिएट होने वाला है, ठीक है? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आपका जो 50 आवर्स का क्विक रिवीजन है, सी फॉर एग्जांपल कि मैम हमको 50 आवर्स में ये रिवाइज करना है तो कैसे करें? आई हैव ऑल्सो मेड प्लान्स फॉर सीए फाइनल। सिमिलरली मैंने एक पूरा प्लान बना करके रखा है, शेड्यूल बना करके रखा है फॉर माई सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ठीक है? सो फॉर सीए इंटरमीडिएट क्या क्या कवर करना है? पहले तो रिवीजन करना है ऑलमोस्ट फॉर 70% ऑफ द पोर्शन। प्लान डिस्कस करना है कि 50 आवर्स में आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे, कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी दे। और डे बिफोर एग्जामिनेशन, जैसे कि परसों एग्जाम है, आज छुट्टी है, तो कैसे क्या रिवाइज करना है वो डिस्कस करेंगे। पेपर में गलतियां कहाँ होती है वो चीजें चेक करनी है। प्राइमरी चीज है कि मैक्सिमम मिस्टेक कहाँ होती है। In spite of writing, in spite of highlighting the stuff, in spite of noting down the section number, standard number, still the students are unable to get marks. So what is the core mistake area? तो वो core mistake area भी डिस्कस करना है। एंड लास्टली हमें ये भी डिस्कस करना है कि एमसीक्यू को कैसे टैकल करें, ठीक है? एंड यस, एमसीक्यूज के लिए अपना ऐप है ही, संगवीज एमसीक्यू ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो दिस इज अवेलेबल, तो यहाँ आप जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स बिगिन। So, okay. I hope the screen is shared. Yes, okay. So now when the screen is shared, I want you all to understand कि क्या-क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं और कैसे-कैसे. So, for the today's target, आज का टारगेट क्या है एंड कैसे कवर करने वाले हैं? Basically, we are talking about auditing and assurance. So, auditing and assurance को for the simplicity of understanding, I divide the whole portion into 3 parts. Basically, the first part is company audit, जहां पे हम कवर करने वाले हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 138 टू सेक्शन 148 प्लस आपके कारो 2016 का रिपोर्टिंग। बेसिकली फॉर योर करंट अटेम्प्ट यू हैव कारो 2016 इन योर सिलेबस, सो ये चीज हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट, ये आज का टारगेट है, ये आज ही खत्म कर लेना है। नेक्स्ट हमें करना है स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर्स। बेसिकली स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर क्या है मैम? स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर्स आपके SA 200 SA 700 तक के जो
स्टैंडर्ड्स है जो आप ये चैप्टर्स में, अलग अलग चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस्ड है, ये सारे चैप्टर्स कवर अप करना है. सो टेंटेटिवली अभी एक प्लान बनाया है कि मुझे यहाँ पे 4 दिन लगेंगे. दैट इज सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये 5 दिन मतलब फिफ्थ डे तक हमारा ये वाला पोर्शन हो जाना चाहिए. एंड स्पेशल एंटिटीज का ऑडिट, दैट इज मिसलेनियस टॉपिक, दैट इज पार्ट 3. मिसलेनियस टॉपिक में जो कवर करने वाले हैं दैट इज स्पेशल एंटिटीज का ऑडिट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैंक ऑडिट वगैरह. सो इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट और 3 दिन लग जाएंगे. दैट इज 6th डे, 7th and 8th day. So all in all, we are planning to cover the whole revision in around 8 days. ठीक है? So let's begin with the introduction part. Yeah. So basically, when I talk about introduction, मुझे आपको audit के बारे में briefing देना है. Yeah, समझो. See, why do you feel audit is conducted for any entity? It is because the financials of an entity are made by someone else, are made by management. But the true owners of the companies are shareholders. They are not knowing in and out of the company. अब shareholders को पता नहीं है कंपनी में क्या चल रहा है, बट सिर्फ उनके पैसे लगे हुए. अब शेयर होल्डर्स को रियल पिक्चर दिखाने के लिए एक पर्सन अपॉइंट होता है जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंट. मैम कौन अपॉइंट करेगा? देखो रिपोर्ट किसको जाने वाला है? मेंबर्स को. तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे. समझता है? यस. ओके ओके. नाउ मैम कौन बन सकता है ऑडिटर? जब भी आप कह रहे हो ऑडिटर ऑडिटर, तो हु कैन एक्ट एज एन ऑडिटर? सी, देयर आर क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. So basically the one who is a practicing chartered accountant or the firm of chartered accountants whose majority partners are practicing in India, whose majority partners are practicing in India, ये बन सकता है एक auditor for any company. ठीक है मैम, ये आगे कहीं पे आने वाला है क्या? एब्सोल्युटली यस. आज ही वाले चैप्टर में आ जाएगा कंपनीज ऑडिट में. ठीक है मैम, इन्होंने ऑडिट तो कर लिया, बेसिकली इन्होंने चेकिंग वेकिंग तो कर लिया. अब क्या करेंगे? अब ऑडिट करने के बाद व्हाट इज दिस? दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3. ऑडिट करने के बाद ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है टू एक्सप्रेस ओपिनियन. आपको एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा. ठीक है. सो व्हेन यू आर द ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, ऑडिट करने के बाद आप ये नहीं कह सकते बस मैम मेरा काम हो गया. नहीं जी, काम कब खत्म होगा? काम तभी ही खत्म होगा जब आप एक रिपोर्ट इश्यू कर लो ऑन द फाइनेंशियल्स व्हिच यू हैव चेक्ड. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि मैम मुझे चेकिंग किस चीज की करनी है? समझो. सो बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करनी है एंड ओपिनियन देना है. तो मैम ओपिनियन किस चीज का दे? समझो. ओपिनियन किस चीज का देना है? ओपिनियन आपको देना है दैट financial statements are free from risk of material misstatement. That the financial statements are free from risk of material misstatement. मैम ये misstatement क्या होता है? समझो. देखो फाइनेंशियल जब भी बनाते हैं, फाइनेंशियल्स को बनाने का तरीका होता है. क्या होता है? तरीका. ये तरीके को हम कहते हैं ऑडिट वाले लैंग्वेज में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? ये फ्रेमवर्क का मतलब है तरीका, किस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लोस, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. इसको कैसे बनाया जाए? ठीक है. इसका एक फ्रेमवर्क होता है. मैम प्रैक्टिकली दुनिया में लोग क्या फॉलो करते हैं? प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए लोग फॉलो करते हैं IND AS. क्या फॉलो करते हैं?
इंड AS। मैम हमारे सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो बेसिकली ऑल दीज आर फ्रेमवर्क्स कि किस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाए। दूसरा पार्ट कि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया है। अगर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये फ्रेमवर्क के हिसाब से ही बनाया है, जैसा होना चाहिए वैसा है, जैसे होना चाहिए वैसा है, तो हम कहेंगे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। बट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सॉरी एएस या इंड AS कहता है कि पीपीई को वैल्यू करो 10 लाख रुपए पे, फिक्स्ड एसेट को वैल्यू करो 10 लाख रुपए पे, आपने वैल्यूएशन किया है 5 लाख रुपए पे। कितने पे? 5 लाख रुपए पे। अब आई बीइंग ऑडिटर मैं आपको कहूंगी यार होना चाहिए था 10 लाख, आपने वैल्यू किया है 5 लाख पे, दिस इज डीविएशन। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। किस हिसाब से होना चाहिए था? एएफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए था। आपने बनाया क्या एएफआरएफ के हिसाब से? नहीं बनाया। तो इस डीविएशन को, इस चेंज को हम कहेंगे मिस स्टेटमेंट। क्या कहेंगे? मिस स्टेटमेंट। फिक्स्ड एसेट को कितने कितने रुपए पे स्टेट करना चाहिए था? 10 लाख पे। आपने कितने पे स्टेट किया है? 5 लाख पे। तो ये 5 लाख को हम कहेंगे दिस इज अ मिसस्टेटेड अमाउंट, ये सही अमाउंट नहीं है। समझा? पक्का श्योर? सिंपल। ओके ना, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट अगर छोटी मोटी अमाउंट का होता तो ऑडिटर शायद इग्नोर भी कर देता, बट यहाँ पे मिस स्टेटमेंट अगर मटेरियल निकला, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मिस स्टेटमेंट 5 लाख रुपए का है, जो 5 लाख रुपए का है। अब इस मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ऑडिटर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन देते समय लिखेंगे। ओपिनियन में लिखेंगे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनने चाहिए थे वैसे बने नहीं है। अगर जैसे बनने चाहिए थे वैसे बने होते तो ठीक था, तो हम कहते इट इज ट्रू एंड फेयर। तो अब समझा ऑडिटर का क्या काम है? पक्का? ओके। नेक्स्ट, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड मिसस्टेटमेंट? मैंने अभी बताया द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दैट रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके मैम, ये मिसस्टेटमेंट रिपोर्ट कब करेंगे? मैंने अभी अभी कहा अगर रिपोर्ट सॉरी अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल है तो हम रिपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है? मैंने अभी अभी बताया आपको, चलो जल्दी बताओ, बिना देख के बताओ क्या क्या चीजें आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी। अगर आपने लॉ पढ़ लिया है, दिस इज सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू 40 बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स, चेंजेस इन इक्विटी। ओके नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय होम? आप बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय होम? बाय मैनेजमेंट। एंड किस हिसाब से बनाएंगे? एज पर एएफआरएफ। मैम एएफआरएफ क्या होता है? एएफआरएफ होता है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंड AS के हिसाब से बनाना, शेड्यूल 3 के हिसाब से प्रेजेंट करना, ये सब मैनेजमेंट का काम होता है। प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड इंड AS के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है? ओके। हाउ डज ऑडिटर ऑडिट्स? बेसिकली ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा? जैसे यू बीइंग मैनेजमेंट, आपके पास होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटर के पास भी होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो हम भी हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिटिंग करेंगे। सो अकॉर्डेंस कैसे करना है? इन अकॉर्डेंस विद ऑल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कौन बनाता है? AASB। कौन बनाता है? AASB, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, ऑफ ICAI। ओके, क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने आपको अभी अभी बताया, क्वालिफिकेशन सेक्शन नंबर 141 में कवर्ड है ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके मैम, क्या मैनेजमेंट ऑडिटर का स्कोप रेस्ट्रिक्ट कर सकता है क्या? अगर मैंने मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट मुझे ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो, तो मैनेजमेंट ये बोल सकता है नहीं 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 मैम अभी नहीं मिलेगा, नहीं 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 बिना बुक्स ऑफ अकाउंट देख करके रिपोर्ट दे दो, ऐसा कर सकता है क्या? वो लोग हमारे स्कोप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ ना कहा नहीं कर सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली नो।
कोई रेस्ट्रिक्शन पोज नहीं कर सकते। मैम अगर किया तो पहले तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि भैया ऐसे ना करें। फिर भी मैनेजमेंट अगर रेस्ट्रिक्शन पोज करता है तो आपके पास अधिकार है, आप ऑडिट विड्रॉ कर सकते हो। आप ये कह सकते हो आई रिजाइन, मुझे नहीं करना ऑडिट, मैं नहीं करूंगा ऑडिट। ठीक है, सो नो मैनेजमेंट कैन फोर्स or restrict the scope of auditor. If management does that, the auditor can withdraw from engagement. मैम अगर विड्रॉवल पॉसिबल नहीं है तो रिपोर्ट में लिख करके जाओ कि मेरे पास एविडेंसेस नहीं है, आई ट्राइड अप्लाइंग माय प्रोसीजर्स बट स्टिल आई एम अनेबल टू conduct audit and obtain sufficient and appropriate audit evidence. समझा? Yes? Okay. Next. Ma'am, what do we mean by the word modified opinion? ये यहाँ पे मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है. See, basically this is a total overview of the subject कि आपको कहाँ क्या क्या चीजें कवर अप करनी है. So basically what do you understand by the word modified opinion? रुको मैं बताती हूँ. Yeah, here we go. Opinion. This opinion we divide into two parts. ये ओपिनियन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, unmodified opinion and modified opinion. Unmodified opinion and modified opinion. Unmodified opinion is given as per essay. अब बताओ, चलो जल्दी, एक बार पढ़ करके हो गया है. Yes, as per essay 700. And modified opinion is given as per essay 705. ठीक है, cool. या समझो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? Whenever financial statements are true and fair. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनने चाहिए थे वैसे बने, एकदम चोके चोके बने हैं, जैसे बनने चाहिए थे वैसे बने हैं, कुछ भी गलतियां नहीं है इसमें. अगर गलतियां नहीं है तो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे बनने चाहिए थे वैसे ही बने हैं. दे आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. क्या कहेंगे? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ऐसा कहेंगे. इस रिपोर्ट को हम कहते हैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट. क्या कहते हैं? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट. तो मैम मॉडिफिकेशन किसको कहेंगे? अगर हमें ये रिपोर्ट नहीं देना है, हमें कहना है कि कुछ गलतियां है जी, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मिसस्टेटमेंट है जी, अगर हमें ये कहना है तो हम क्या करें? तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मिसस्टेटमेंट है वो कैसा मिसस्टेटमेंट है. सी, बेसिकली वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशंस. कि अगर हमें कहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ तो गड़बड़ है, तुमको देखना पड़ेगा कि मिसस्टेटमेंट कितने तीव्रता की, मतलब कितने हाई एक्सटेंट की है. उसके बेसिस पे हम 3 प्रकार के रिपोर्ट्स दे सकते हैं. क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेम्ड. क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेम्ड. एक छोटा सा टेबल बना रही हूं. मैम ये छोटा कहाँ है? आई अंडरस्टैंड, बेसिकली कंटेंट वाइज छोटा है.
समझो समझो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपको SAAE नहीं मिले हैं, मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट नहीं मिले, नहीं उसको बाद में लेते हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं। ऑडिट एविडेंसेस SAAE का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए नीचे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आपको एविडेंसेस मिले हैं दैट जो मिसस्टेटमेंट है ना, मतलब जो गलती है ना, वो गलती मटेरियल भी है। मैम मटेरियल मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, एंड परवेजिव नहीं है। मैम परवेजिव का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, क्रोनिक, बहुत सारी जगह पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत सारे असर्शंस पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। सो अगर आपको लग रहा है मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, बड़ी मात्रा में, अमाउंट बड़ा है, परवेजिव नहीं है, मतलब बहुत सारी जगह पे गलतियां हैं ऐसा नहीं है, बस कुछ एक आध जगह पे गलती है जो मैं पकड़ सकता हूँ कि हाँ यार ये इन्वेंट्री में गलती। या फिर सेकंड सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पे मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी है एज वेल एज परवेजिव भी है। मैम परवेजिव का मतलब मैंने अभी बताया, अमाउंट भी बड़ा है और बहुत सारी जगह पे फिक्स्ड एसेट रॉन्ग है, डेटर्स रॉन्ग है, क्रेडिटर्स रॉन्ग है, सब कुछ गलत है, ऐसे सिचुएशन में। तो 4 सिचुएशन मैंने आपको बताई जहां पे आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिला है, या दूसरा केस जहां पे आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिला है। पक्का श्योर इतना समझा है? ओके ना, अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, आपके पास सबूत है, तो आप क्या करोगे? जस्ट मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिक्स्ड एसेट है, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बोरोविंग्स है, रिजर्व्स है, शेयर कैपिटल है। नाउ इन सब में से सिर्फ इन्वेंट्री जो अमाउंट है ना, वो एक छोटा सा अमाउंट गलत है, बाकी सब सही है, कैपिटल सही, ये सही, ये सही, ये सही, ये सब कुछ सही है, सिर्फ इन्वेंट्री छोटा सा अमाउंट है जो कि गलत है। तो अब हम क्या करेंगे? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? नहीं, हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को छोड़ करके बाकी सब सही है। क्या कहा हमने? इन्वेंट्री को छोड़ करके बाकी सब सही है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम कहेंगे इट इज क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेप्ट फॉर। सेकेंड, मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना इन्वेंट्री गलत है, फिक्स्ड एसेट भी गलत है, इन्वेस्टमेंट भी गलत है, इसके वजह से P&L के स्टेटमेंट में प्रॉफिट भी गलत आ रहा है, बहुत सारी जगह पे गलतियां हैं, मैं ना इसे छांट नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं। अब क्या करें? अब हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। हम कितना एक्सेप्ट करवाएंगे, मतलब कितना इग्नोर करवाएंगे? ये थोड़ी बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रॉफिट, ऐसा थोड़ी करेंगे। तो क्या करेंगे? हम कहेंगे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, दैट इज एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, ये तो रहा केस फर्स्ट वाला जहां पे आपके पास सबूत है। सबूत को मद्देनजर रखते हुए आप कह रहे हो हाँ जी चीजें गलत है, बट
सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पे आपके पास सबूत नहीं है, आप चाह रहे हो सबूत इकट्ठा करना बट आपको मिल नहीं रहे सबूत। मैम किस चीज के लिए नहीं मिले? आपको सबके लिए सबूत मिला है, बस वही हमारा इन्वेंट्री, इसके लिए हमें सबूत नहीं मिला है। ये सही, बाकी डेटर्स वेटर्स सब सही। अब हम क्या करें? अब हम ये कहें नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है मैं रिपोर्ट क्या दूं, बिकॉज इन्वेंट्री के लिए एविडेंसेस नहीं मिला, ऐसा कहेंगे? नहीं, यहाँ पे भी अगेन वही सिचुएशन आ गई है, क्वालिफाइड ओपिनियन। हम कहेंगे कि जितने सबूत हमें मिले हैं उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, बट हमको इन्वेंट्री के लिए सबूत ही नहीं मिला है। मैम आप सीधा सीधा ऐसा बोलोगे कि इन्वेंट्री गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ इन्वेंट्री गलत है, मैं ये कह रही हूँ इन्वेंट्री के लिए मुझे सबूत नहीं मिला है। समझा? पक्का? ओके। नाउ केस 2, परवेजिव बोला है ना मैंने, तो बहुत ज्यादा जगह पे इंपैक्ट आएगा। आपको फिक्स्ड एसेट के लिए सबूत नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिला, डेटर्स के लिए नहीं मिला, क्रेडिटर्स के लिए नहीं मिला, मैक्सिमम चीजों के लिए आपको सबूत नहीं मिला। मैम ऐसे कैसे हो सकता है? मैनेजमेंट ने आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं किया, मैनेजमेंट को जो एविडेंसेस देने चाहिए थे वो उन्होंने फॉलो या फिर दिए नहीं। तो क्या करोगे मैम? अभी तो आप सबूत देने के लिए केपेबल ही नहीं हो, आप ओपिनियन देते हो सबूत की बुनियाद पे, सबूत ही नहीं है तो ओपिनियन क्या दोगे? आप बताओ। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आप ओपिनियन ही नहीं दोगे। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मैम इसका मतलब कि हम ये कहेंगे वी डोंट हैव एनी ओपिनियन टू एक्सप्रेस, हमारे पास ओपिनियन ही नहीं है कुछ देने के लिए। क्यों मैम, क्यों नहीं है? क्योंकि सबूत ही नहीं मिले। क्यों मैम, क्यों सबूत ही नहीं मिले? क्योंकि मैनेजमेंट ने हमको काम ही नहीं दिया, मैनेजमेंट ने हमारा स्कोप रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, मैनेजमेंट ने हमारा स्कोप रेस्ट्रिक्ट करके रखा था। समझ में आया? पक्का? सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेम्ड। समझा? पक्का? श्योर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मॉडिफिकेशंस, अब एक लास्ट पॉइंट रह चुका है इंट्रोडक्शन में, दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस। सी अंडरस्टैंड, ऑडिटर जब भी ऑडिट करें, ऑडिटर जब भी ऑडिट करें, ये ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्सोल्यूट एश्योरेंस? एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब होता है 100% एश्योरेंस, मतलब हमने जो भी बात कही वो 100% एक्यूरेट है, ऐसा ओपिनियन ऑडिटर कभी नहीं देता। मैम क्यों? क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि हमको इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता, कॉस्ट जो होता है, फ्रॉड जो लाइक एकदम ही डीपली रूटेड फ्रॉड हो, अगर ये सारे कारण है तो हम पूरा 100% चेकिंग ही नहीं कर पाते। अगर 100% चेकिंग नहीं हुआ है तो हम जो ओपिनियन दे वो भी 100% का नहीं होगा। तो मैम ये कितने परसेंट का अश्योरेंस होगा? लेस देन 100% का अश्योरेंस होगा। इट विल बी लेस देन 100% बट हाई इनफ। एकदम ही कम नहीं होगा, मतलब ऐसे 10% का ओपिनियन, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट इट वोंट बी 100। दिस लेवल ऑफ अश्योरेंस इज नोन एज रीजनेबल अश्योरेंस। क्या कहते हैं हम इसे? रीजनेबल अश्योरेंस। सो अगर कोई आपको पूछे ऑडिटर कौन सा अश्योरेंस देता है, रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते। एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते। मैम क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। मैम थोड़ा और बताओ ना इनहेरेंट लिमिटेशन के बारे में। वेट, ये सारे जो कंसेप्ट है आपके चैप्टर बाय चैप्टर में आते जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये अराउंड 10 क्वेश्चंस मैंने क्यों लेकर के रखे हैं? इट इज इन ऑर्डर टू मेक ऑल द कंसेप्ट क्लियर। सो बेसिकली ये कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए मैंने अभी ये 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं
कि क्या होता है, कौन ऑडिट करता है, कौन अपॉइंट करता है, कैसा रीजनेबल एश्योरेंस होता है, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्योंकि बहुत बार अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट में कई बार आपको ये कहूंगी ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस दिया, कई बार मैं ये आपको क्या कह सकती हूँ कि ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया। अब आपको ये समझने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैम क्या बोल रहे हैं, मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। So all these things were general in nature, introductory in nature. So after understanding this grounding, ये grounding समझने के बाद अब now you are pit pat ready to start with the very first chapter का revision. जो पहला chapter का revision हम start कर रहे हैं that is company audit and कारो। ठीक है, ये जो टॉपिक है दैट इज कॉमन फॉर सीए इंटरमीडिएट एज वेल एज फॉर सीए फाइनल। सो बेसिकली वहां पे अभी जो रिवीजन सेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपको वीडियो में 139 से 148 वाले सेक्शंस कवर हो जाएंगे। मैम 138 ये वाला सेक्शन कहाँ गया? ये वाला सेक्शन आपको अलग चैप्टर में देकर के रखा है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर। ठीक है, सो एवरीथिंग विल बी लाइक स्टेडीली कवर्ड फॉर यू ऑल। ठीक है, so let's begin with the very first chapter that is company audit and caro 2016 का revision. Hello everyone, welcome to the very first session of Sangvi Sunday season 3. Now ये season में हम cover करने वाले हैं audit का super fast, super quick revision. Now यहाँ पे every Sunday you will be having revision sessions of audit. ठीक है, so if at all you have completed the content once, आपके लिए ये revision बहुत ही helpful होगा. So without wasting a moment, let's get started with the content जो आज का हमारा target है revise करना. ठीक है, आज हमको कवर करना है द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज नन अदर देन कंपनी ऑडिट एंड कारो. ये जो कंटेंट है इज कॉमन फॉर सीए इंटर एज वेल एज फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स. सो आज हमें ये कवर करना है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट लेट्स जंप टू द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट में हम कवर करने वाले हैं 139 से लेकर के 148 तक. 139 talks about appointment of auditor. Appointment of auditor quickly divide into two parts, for government company, for other than government company. For government company again we divide into two parts, that is first auditor and subsequent auditor. सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन नंबर बताओ. सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 45 which states that if in a company more than equals to 51% of stake is held by central government, state government or jointly by both, such a company is named as government company. So in case of government company, auditor is appointed by Comptroller and Auditor General of India. CAG, underline this, 51% 245, Comptroller and Auditor General of India. Now the very first auditor in government company is appointed by CAG within 60 days from the date of registration. If at all CAG fails, then within next 30 days, Board of Director will appoint first auditor. If at all board fails, then within next 60 days, EGM will be held, and in that EGM, members will appoint first auditor by passing ordinary resolution. Done. Subsequent auditor for government company. Subsequent auditor for government company is appointed again by CAG. CAG will appoint within 180 days from the commencement of the financial year. मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए. क्या पढ़ा हम लोगों ने? 60, 30, 60. CAG, board, members. Done. Okay. आगे बढ़ते हैं. For companies other than government company, first auditor will be appointed by board within 30 days. Within 30 days. ठीक है, if board fails, then within next 90 days, words पे ध्यान दीजिए, within next 90 days members के लिए EGM बुलाया जाएगा and they will pass OR. EGM, OR. Done. Subsequent auditor for other than government companies. Subsequent auditor will be appointed at AGM by members by passing ordinary resolution. Done. Okay. AGM by members. Done. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. The very next concept, still we are in 139. The very next concept talks about rotation of auditor.
रोटेशन ऑफ ऑडिटर कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल है? हमारा की कोड है यहाँ पे लूपा. इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी, इट इज एप्लीकेबल टू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 10 CR. Also applicable to private company having paid up share capital more than equals to 50 CR. Any other company whose paid up share capital is within the limit, means less than 10 and less than 15, but borrowings is more than equals to 50 CR. ये amended है, पहले ये 20 CR था and ये increase होकर के 50 CR हो चुका है. ठीक है? Any company whose paid up share capital is within the limit but borrowings are more than equals to 50 CR. So applicability बताओ. लूपा, LUPA, listed company always, unlisted public company paid up share capital 10 CR, private company paid up share capital 50 CR. Any other companies whose paid up share capital is within the limit but borrowings are more than equals to 50 CR, उनको applicable होगा. ठीक है. Applicable होने से क्या हो जाएगा? Applicable होने से one individual auditor can serve as an auditor for a term of 5 years. One firm of chartered accountants can serve as an auditor for 2 terms of 5 years, that is 10 years. मैम उसके बाद क्या? उसके बाद कंपलसरी 5 years का कूलिंग. ठीक है, 5 years cooling is common for individual as well as firm. Once term is completed, compulsory cooling of 5 years. Simple. Okay. Next. If at all shareholders want, they can also ask for internal rotation. एग्जाम्पल, अगर हमारे फर्म में ये 4 पार्टनर्स है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर कंपनी के मेंबर्स ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि हमको इंटरनल रोटेशन चाहिए, तो एक बार मिस्टर ए ने ऑडिट किया, नेक्स्ट टाइम मिस्टर बी ऑडिट करेंगे, फिर मिस्टर सी एंड फिर मिस्टर डी. ऐसा रेजोल्यूशन पास किया तो वहां पे राइट दिया है मेंबर्स को, मेंबर्स में पास सच रेजोल्यूशन फॉर इंटरनल रोटेशन. सिंपल. ओके, यहाँ पे एक सिस्टर फर्म्स का कंसेप्ट आता है. अगर कॉमन पार्टनर्स है, देन कॉमन पार्टनर वाली फर्म भी नॉट एलिजिबल है टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर द टर्म इन विच द फर्म इज एंजॉइंग कूलिंग पीरियड. ठीक है. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट. मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? सबसे पहला रोल प्ले करता है ऑडिट कमिटी. ऑडिट कमिटी विल गिव रिकमेंडेशन टू बोर्ड. अगर बोर्ड को लगता है रिकमेंडेशन सही है, देन सच रिकमेंडेशन विल बी पास्ड ऑन. अगर बोर्ड अग्री करता है, देन द बोर्ड विल फॉरवर्ड सच रिकमेंडेशन टू शेयर होल्डर्स हु विल पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू अपॉइंट ऑडिटर. सेकेंड सिचुएशन, इफ बोर्ड डिसअग्रीज, बोर्ड सेज कि नहीं, रिकमेंडेशन प्रॉपर नहीं है, बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग एंड आस्क फॉर री रिकमेंडेशन. नाउ अगेन री रिकमेंडेशन विल बी सर्व टू बोर्ड. If re-recommendations are proper, board will pass on that re-recommendation to shareholders. If re-recommendations are also not proper, then board themselves will nominate their own recommendation. Audit committee को सिर्फ 2 बार चांस दिया जाएगा, recommendation, re-recommendation. प्रॉपर है तो शेयर होल्डर्स को बताओ, प्रॉपर नहीं है तो उनको री रिकमेंडेशन का टाइम दो. री रिकमेंडेशन प्रॉपर है, शेयर होल्डर्स को बताओ. री रिकमेंडेशन प्रॉपर नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिकमेंडेशन या फिर अपने खुद के नॉमिनेशन शेयर होल्डर्स के सामने रखेंगे एंड शेयर होल्डर्स को बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को अपॉइंट करो. सिंपल. ठीक है. सो क्विकली ये चार्ट देख लीजिए. ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट है, नहीं है. इन दैट केस सी ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन, बोर्ड अग्रीज, डिसअग्रीज. अगर अग्रीज है तो शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर दिया जाएगा, डिसअग्रीज तो विल रिकॉर्ड द रीजंस एंड री रिकमेंडेशन मांगा जाएगा. री रिकमेंडेशन प्रॉपर है, ठीक है, बोर्ड दे देंगे शेयर होल्डर्स को. री रिकमेंडेशन प्रॉपर नहीं है, बोर्ड विल गिव देयर ओन रिकमेंडेशन. सिंपल. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next concept is of casual vacancy. Casual vacancy means what? Vacancy in auditor's office before the expiry of his term. मतलब टर्म खत्म होने से पहले पहले if at all auditor vacates his office, such vacancy will be termed as casual vacancy. मैम क्यों होता है ये 3 कारणवश हो सकता है. अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है, अगर ऑडिटर की डेथ हो चुकी है, या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो चुका है. डिस्क्वालिफिकेशन आगे वाले सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं. Now, if at all the casual vacancy is because of death or disqualification, then board will fill this vacancy within 30 days of such vacation. Within 30 days of such vacation. Simple. But if at all the vacancy is because of resignation, if the vacancy is because of resignation, board will fill within 30 days, but within next 3 months, such vacancy, such fulfillment of vacancy shall be approved by members.
shall be approved by members. ठीक है. एंड हाँ माय डियर फ्रेंड्स, फॉर योर रेफरेंसेस मैंने हर जगह पे रेफर करके रखा है कि पिछले कौन से अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो आप जब भी रिवाइज कर रहे हो एंड आपके सामने आ रहा है आरटीपी नवंबर 17 आरटीपी नवंबर 17 एंड 15, मतलब उस आरटीपी में ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन था. आगे मैंने पीईक्यू भी लेकर के रखा है. पीईक्यू का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ. पीईक्यू इज पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. सो अगर पीईक्यू आपके दिमाग में आपके सामने कहीं पे आया है, दैट मीन्स वो पास्ट उस अटेम्प्ट का क्वेश्चन रहा हुआ है. ठीक है, ओके. कैजुअल वैकेंसी वी आर डन विथ. आगे बढ़ते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. The very next section is 139.9. Basically, the section talks about retiring auditor, when in which situation retiring auditor shall not be reappointed. तीन सिचुएशन है. फर्स्टली, इफ इट ऑल ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस. सेकेंडली, इफ इट ऑल ही हैज अट्रैक्टेड एनी काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. थर्डली, अगर शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है नॉट टू अपॉइंट रिटायरिंग ऑडिटर और to appoint any other person other than retiring auditor. So in this case, retiring auditor shall not be reappointed. अगर ये situation नहीं है, it will be deemed that retiring auditor shall be reappointed. ठीक है? There is no requirement of ratification. No ratification. कोई resolution pass नहीं होगा for reappointing retiring auditor. सिंपल, पक्का. ठीक है. 139 मेजर रिवाइज कर लिया है. नाउ गोइंग अहेड टू 140. 140 टॉक्स अबाउट रिमूवल ऑफ ऑडिटर. रिमूवल ऑफ ऑडिटर को हमने रिवीजन पर्पस 4 भागों में डिवाइड कर लिया है. फर्स्टली, अगर रिमूवल इज इनिशिएटेड बाय मेंबर्स एंड द प्रोसीडिंग्स इज कंप्लीटेड, रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल इज पास्ड बाय मेंबर्स. सेकेंडली, इफ इनिशिएशन ऑफ रिमूवल इज डन बाय बोर्ड एंड रिमूवल इज डन बाय मेंबर्स. thirdly, tribunal has passed an order to remove auditor. And fourthly, last concept of 140 is resignation. ठीक है. सब सेक्शन इधर उधर है बट कंसेप्ट ये है. ओके, गोइंग अहेड. या रिमूवल पढ़ते हैं. रिमूवल डन बाय, बेसिकली अंडरस्टैंड, रिमूवल का रेजोल्यूशन विल बी पास्ड बाय मेंबर्स. The situations are initiation is done by either board or initiation is done by either members. So currently we are in the first situation. Initiation done by board. If board ने initiate किया है removal proceedings, then step number 1, board will pass resolution in their board meeting of removal. After board resolution, they have to apply to central government for seeking their approval. अब वो लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया है अंडर फॉर्म ADT2. ADT2 फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि ठीक है, ऑडिटर को रिमूव किया जाए. If at all they have received such approval from central government, they shall within 60 days hold EGM, and at that EGM members will pass special resolution to remove auditor. But before that, auditor will be given opportunity of being heard. If at all any time this opportunity is abused, then the right can be withdrawn. Simple. So step number 1, board resolution. Step number 2, CG approval. Step number 3, opportunity of being heard to auditor. Step number 4, calling EGM, passing SR and removal of auditor. Done. Pakka. Okay. Going to the next part, that is removal initiated by members and removed by members. So step number 1 क्या कहता है? Step number 1 कहता है initiation members ने किया है, then special notice will be given by the members to board. स्पेशल नोटिस में क्या लिखा होगा कि वी आर सीकिंग रिमूवल ऑफ ऑडिटर, वी विल नॉट अपॉइंट या फिर वी विल नॉट रीअपॉइंट द रिटायरिंग ऑडिटर. ठीक है. अब एक मिनट, रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड. कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस, SN इज स्पेशल नोटिस. SN इज गिवन टू रिटायरिंग ऑडिटर एंड उनको मौका दिया जाएगा कि बॉस इफ एट ऑल यू हैव सर्टन रिप्रेजेंटेशन यू मेक इट. इफ एट ऑल द रिप्रेजेंटेशन इज अनसब्सटैंशिएटेड या डेरोगेटरी इन नेचर, द रिपोर्ट या फिर द रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर ने दिया है, दिस रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी सर्क्यूलेटेड, एल्स इट विल बी सर्क्यूलेटेड टू द मेंबर्स. एंड यस रिमेंबर, व्हेन रिटर्न मतलब जो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर दे रहा है, इट इज अनसब्सटैंशिएटेड एंड डेरोगेटरी, दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ठीक है. दिस इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन सही है देन उसको सर्कुलेट किया जाए। सर्कुलेट करने के बाद मीटिंग बुलाई जाएगी, मीटिंग में उनको ओरल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा। आफ्टर एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, मेंबर्स विल पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन ऑर्डर टू रिमूव सच ऑडिटर। ठीक है, सो दो सर्कमस्टेंस कवर कर लिया हम लोगों ने। रिमूवल डन बाय मेंबर्स, बट रिमूवल इनिशिएटेड बाय बोर्ड, रिमूवल इनिशिएटेड बाय मेंबर्स। डन, पक्का श्योर। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ADT 2 ध्यान रखना, 60 डेज ध्यान रखना, SR ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। पहले रिमूवल खत्म करते हैं, फिर रेजिग्नेशन पे जाते हैं। यहाँ पे रिमूवल कौन कर रहा है? यहाँ पे रिमूवल कर रहा है ट्राइब्यूनल, NCLT। मैम कब करेगा? फर्स्ट सिचुएशन, ट्राइब्यूनल को खुद से suo motu he feels that the auditor is not fit, the tribunal will pass order for his removal. Secondly, if at all tribunal has received any kind of application from central government or any other body, if application received by central government, then the order is required to be passed within 15 days. ठीक है, ये ट्राइब्यूनल ने अगर ऑर्डर पास कर दिया है रिमूवल का, देन search auditor will not act as an auditor for next 5 years in any company. For next 5 years in any company. ठीक है, जरा ध्यान रखिए, अगर ऑडिटर को रिमूव ट्राइब्यूनल ने किया है तो 5 साल तक ही कैन नॉट एक्ट एज एन ऑडिटर। हम डिस्क्वालिफिकेशन में फिर से पढ़ने वाले हैं, अगर डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड बिकॉज कोर्ट हैज पास्ड ऑर्डर, वहां पढ़ेंगे हम। अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, यहाँ पे है ट्राइब्यूनल, वहां पे पढ़ेंगे कोर्ट। अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो 10 साल का डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन इन ऑल द कंपनीज। सिंपल, पक्का, ठीक है, पढ़ लेते हैं। ट्राइब्यूनल और CG, either suo motu or on receipt of application. NCLT is satisfied that yes, auditor is involved in fraud या फिर auditor has acted fraudulently, then auditor has acted in fraudulent manner, abated या colluded in fraud, then such order will be passed. Such auditor cannot be appointed as an auditor for any company for a period of 5 years. If application is received by CG, then the order is passed within 15 days. And now central government will appoint new auditor. ठीक है, and if fraud is proved, then the penalty under section 447 will be attracted. सिंपल, पक्का। 3 सर्कमस्टांस हो गए रिमूवल के। अब जाते हैं रेजिग्नेशन के लिए। अगर रिजाइन कर रहे हैं, देन विद इन 30 days of such resignation, auditor has to file. Who has to file? Auditor has to file ADT3 with whom? With 2 communities, ROC and company. ROC, company and CAG in case the company is a government company. Simple, पक्का, okay, चलो going ahead. Next is qualification and disqualification of auditor, section number 141. Extremely important section this is. If at all now you want, take a break of 2 minutes and then restart करते हैं। चलिए आगे बढ़े। सेक्शन नंबर 141 टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन को जरा होल्ड पे रखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सब सेक्शन 1 and 2 बात करता है एनी इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर एनी कंपनी। इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा बात कहता है एनी फर्म whose majority partners are practicing in India, such a firm is eligible to act as an auditor for the company. ठीक है, क्लियर है? इसके बाद मेजॉरिटी पार्टनर्स को अंडरलाइन कर लो। उसके बाद सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन है एनी बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP। LLP अलाउड है, बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अलाउड। सेकेंड पॉइंट कहता है एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट अलाउड। थर्ड कहता है एनी पर्सन हु इज पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसको जरा बना लो ना मेरे साथ, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ whom, ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। बेसिकली इसको पढ़ना कैसे है, पार्टनर ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉई ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी।
ठीक है, सो 4 रिलेशनशिप्स कवर किए हैं सी में, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना. ओके, कवर्ड. नेक्स्ट, डी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लॉज. बेसिकली व्हाट इट टॉक्स अबाउट इज एनी पर्सन और हिज पार्टनर और रिलेटिव, ठीक है, उनका कोई रिलेशनशिप, उनका कोई ट्रांजैक्शन है विथ द कंपनी, छास की कोड बना करके रखा है, विथ द कंपनी, इट्स होल्डिंग कंपनी, इट्स एसोसिएट कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और एनी सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी. ठीक है, सो ट्रांजैक्शन किनके और किनके बीच में? पीपीआर, पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव. ओके, ट्रांजैक्शन किनके साथ है? छास के साथ है. छास मीन्स व्हाट? कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, एनी अदर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. अब मैं बताऊं ट्रांजैक्शन क्या है. पहला ट्रांजैक्शन, इफ पीपीआर इज होल्डिंग सिक्योरिटीज इन छास. ठीक है, अगर सिक्योरिटी होल्ड किया है तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा. However, if relative is holding securities in the company, if relative PPR में से R, छास में से C, बोलता है if relative is holding securities in the company worth face value 1 lakh means less than equals to 1 lakh, then disqualification will not be attracted. समझता है? पक्का? सो एक्सेप्शन किसको दिया है? रिलेटिव. नेक्स्ट, इसमें कोई क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि मैम व्हाट इफ 1 लाख क्रॉस हो चुका? इफ रिलेटिव ने सिक्योरिटीज होल्ड किया है इन द कंपनी फॉर 1,10,000, दैट इज अ फेस वैल्यू अमाउंट, देन 60 days पीरियड विल बी गिवन टू ऑडिटर इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शंस. समझाए? पढ़ लेते फटाफट. पीपीआर, छास. पीपीआर मतलब कौन? पर्सन, पार्टनर, रिलेटिव. छास का मैंने फुल फॉर्म बता दिया है. होल्ड सिक्योरिटीज. ठीक है, हाउएवर रिलेटिव, वर्ड्स पे ध्यान दो, रिलेटिव. रिसेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी था, सी नवंबर 18 का क्वेश्चन है. होल्ड सिक्योरिटीज अप टू 1 लाख फेस वैल्यू तो अलाउड है. इन केस इफ होल्डिंग एक्सीड्स रुपीज 1 लाख, देन ऑडिटर शैल टेक करेक्टिव एक्शंस विद इन 60 days. ठीक है, ओके. सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं. इफ पीपीआर इज indebted for an amount exceeding rupees 5 lakh, that means what? Less than equals to 5 lakh is allowed. More than 5 lakh attracts disqualification. Third transaction, has given guarantee or has provided any security in connection with indebtedness of any third party for an amount exceeding rupees 1 lakh. Means what? PPR ने छास को गारंटी दिया है. किसके लिए गारंटी दिया है? कोई भी थर्ड पर्सन के लिए गारंटी दिया है फॉर इंडेप्टेडनेस वर्थ मोर देन इक्वल्स टू 1 लाख. ठीक है, डन. ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दिस इज. जस्ट सी उसको कितनी सारी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आरटीपी में आया है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, ई क्लॉज ई टॉक्स अबाउट इफ एट ऑल पर्सन पार्टनर, मैंने यहाँ पे लिखा है पीपी. If at all person partner is having any commercial business transaction with whom? With छास. छास कौन कौन था पहले मुझे बताओ? कंपनी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, एनी अदर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी. यस, क्लॉज ई में और एक ऐड हुआ है, एनी अदर सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी. ठीक है, सो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन है इफ पर्सन और इज फर्म has any commercial business transaction with company, holding, associate, subsidiary of holding, subsidiary of associate. However, वहाँ पे exception बोल करके रखता है. However, if that transaction is in ordinary course of business and is transacted at arm's length price, then it is allowed. Making sense? ये भी recent exam में आया था, May 19 के exams में था. ठीक है, आगे बढ़े. Okay. Next, a person whose relative is director or is in employment as director or KMP. अगर person जिनके relative director या KMP है, then such person will attract disqualification. Next, ceiling limit. If at all
एक सीलिंग मतलब सीलिंग लिमिट है 20 कंपनीज का. इफ एट ऑल ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड ऑलरेडी 20 कंपनीज, देन फॉर 21st कंपनी ही शैल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड. ठीक है. सो व्हाट इज द सीलिंग लिमिट? 20 कंपनीज. 20 companies shall not include, for consideration of 20 companies, it will not include audit of OPC, small company, dormant company, private company having paid up share capital less than 100 crores. ठीक है, अंडरलाइन कर लो. एक्सक्लूडिंग OPC, dormant, small, private company having paid up share capital less than 100 crores. ठीक है. यहाँ पे अमेंडमेंट है, कहता है फॉर काउंटिंग सीलिंग लिमिट इफ एट ऑल कोई प्राइवेट कंपनी ने सेक्शन नंबर 137 या 92 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया है, देन ऑडिट असाइनमेंट ऑफ सच प्राइवेट कंपनी विल बी कंसिडर्ड व्हाइल काउंटिंग 20. 137, 92. डन. आगे बढ़ो. ओके. नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, अंडरलाइन कीजिए, हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट. मैंने अभी अभी रिमूवल में आपको रिवाइज करवाया था. ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर पास किया है देन 5 साल तक डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द कंपनीज. अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है देन 10 साल तक डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, पढ़ते हैं. अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. मतलब 10 साल तक डिस्क्वालिफाइड, 11th ईयर के लिए क्वालिफाइड. ठीक है. नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेंडरिंग एनी सर्विसेज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 144. मैम 144 क्या है? 144 है सर्विसेज विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेंडर्ड. बट ये सर्विसेज दी किसको है? ये सर्विसेज दी है CHS को, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी को. ठीक है, पढ़ते हैं. किसने किसको सर्विसेज दी है? ऑडिटर ने डायरेक्टली या ऑडिटर ने इनडायरेक्टली सर्विसेज दी है. किनको सर्विसेज दी है? कंपनी होल्डिंग एंड उसकी सब्सिडरी को या फिर उसकी सब्सिडरी को. कौन सी सर्विसेज दी है? वो सर्विसेज विच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 144. मैम 144 में कौन सी सर्विसेज लिखी है? ये हम यहाँ पे जाकर के पढ़ेंगे. ठीक है, पढ़ लेते. चलो, 144 में सर्विसेज लिखी है. आमिरिन दंगल हमारा की कोड है. A stands for अकाउंटिंग सर्विसेज. नेक्स्ट A stands for एक्चुरियन सर्विसेज. M stands for मैनेजरियल सर्विसेज. I stands for act as internal auditor. R stands for rendering outsourced services. In stands for investment advisory, investment banking services. And lastly, Amirin Dangal, D stands for designing and implementing financial information system. अगर ऑडिटर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आमिरिन दंगल ये सर्विसेज कंपनी होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी को दी है, देन ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड. सिंपल. मैम अगर डिस्क्वालिफाइड हो गए तो क्या? देन सबसेक्शन 4 स्टेट्स दैट such disqualification, in case of such disqualification, auditor will have to immediately vacate the office. Auditor will have to immediately vacate the office, and such vacation shall be treated as casual vacancy. समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? हमेशा ध्यान रखिए, आंसर लिखते समय कंक्लूजन में ये पॉइंट लिखना मत भूलना. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बिकॉज केस में अगर उन्होंने दिया है कि इंडेप्टेडनेस है, सिक्योरिटीज खरीदा है, एंड आस्किंग यू ऑल टू कमेंट, तो आप कमेंट करके आते हो डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड. इसके साथ साथ आप ये लिखना, बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड, ऑडिटर विल हैव टू वेकेट द ऑफिस एंड सच इमीडिएट वेकेशन विल बी ट्रीटेड एज कैजुअल वेकेंसी. ठीक है, दिस विल गिव अ कंप्लीट ओवरऑल सराउंडिंग, कंप्लीट कमेंट टू योर आंसर. ठीक है, ओके. क्या कंप्लीट कर लिया हमने? 139, 140, 141, 144. Going ahead to 142. 142 talks about remuneration of auditor. Remuneration क्या कहता है? Remuneration कहता है it is decided by members basically. For first auditor it is decided by board. Who will appoint? वो लोग ही remuneration decide कर लेते हैं. In case और अदर वे राउंड उन्होंने देकर के रखा है, मेंबर्स में डिसाइड द मैनर इन विच, मतलब मेंबर्स खुद अमाउंट डिसाइड कर ले या फिर मेंबर्स डिसाइड कर ले मैनर इन विच द रेम्यूनरेशन मस्ट बी डिसाइडेड.
What it will include? It will include fees and out of the pocket expenses. सिंपल. अगर ऑडिटर ने कोई और सर्विसेज दी है, ठीक है, जैसे कि रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे दी है, ठीक है, अगर कोई और सर्विसेज दी है, उसके लिए जो पेमेंट किया जाता है वो ऑडिट रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं है. ऑडिट रेम्यूनरेशन में क्या आएगा? ऑडिट फीस एंड आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस. दैट्स इट. सिंपल. ओके. इट डज नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट पेड फॉर एनी अदर सर्विसेज. डन. 142 हो गया. 143 बेसिकली टॉक्स अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. राइट्स क्या है? फर्स्टली, टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. thirdly, right to exercise lien on books of accounts on which he has worked in the situation where his fees are unpaid. ठीक है, but this right to exercise is quite not practically possible. Why? Because of section 128. It is not practically possible. Why? Because of section 128, which requires the company to maintain its books of accounts at registered office. ठीक है, अब समझो मैं क्या बात कर रही हूँ. मैंने 3 राइट बताया अब तक. राइट टू एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, राइट टू एक्सरसाइज लीन. लीन कब एक्सरसाइज होगा? फीस अनपेड है तब. किस पे एक्सरसाइज होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे. कौन से साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे? उस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जिस पे ऑडिटर ने काम किया है बट पैसा नहीं मिला है. सिचुएशन क्लियर है? ठीक है. अब मैम, लीन एक्सरसाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि लीन का मतलब होता है लॉफुल पोजेशन. लीन का क्या मतलब होता है? लॉफुल पोजेशन. अगर मेरे पास है बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मैं उसको होल्ड कर सकती हूँ. दिस इज लीन. बट मैम, 128 कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस. अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो ऑडिटर के पास लॉफुल पोजेशन होगा ही नहीं. अगर ऑडिटर के पास लॉफुल पोजेशन नहीं है, वो लीन एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा. समझ में आ रहा है? पक्का. सेकेंडली, बाय एनी चांस इफ एट ऑल द ऑडिटर इज पोजेसिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट हमारा ICAI, द रीसेंट जजमेंट स्टेट्स दैट एक्सरसाइजिंग लीन इज अट्रैक्टिंग disrepute. दैट मीन्स दैट इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ these 2 reasons we can state that exercising lien on books of accounts is not practically possible, though it is given as a right to us, but it is not practically possible to be exercised. Simple. Only his fees are unpaid only for the year. Not practically possible because of 128 and it attracts disrepute. ठीक है. Okay. Next, right to read out qualifications at general meeting, right to receive notice and to attend AGM. ये 5 rights है. ठीक है. राइट्स के लिए फुल क्वेश्चन भी आ सकता है. ये May 17 का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ये लीन वाला, सो ध्यान रखिएगा. राइट्स के लिए फुल क्वेश्चन भी आ सकता है. राइट्स, तो ये 5 क्वेश्चन, तुम 5 पॉइंट्स लिखोगे आप. अगर सिर्फ लीन के बारे में क्वेश्चन आया है तो ये पॉइंट नंबर 3 लिखोगे. ठीक है. ओके. राइट्स के बाद चलते हैं ड्यूटीज पे. ड्यूटीज में सबसे पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू एनक्वायर. अब समझो, ड्यूटी टू एनक्वायर का मतलब क्या है? ये एरियाज में इंक्वायरी कंडक्ट करनी है. कौन से एरियाज में बताती हूँ. ये एरियाज में इंक्वायरी कंडक्ट करनी है. क्या रिपोर्टिंग करना है? नहीं. रिपोर्टिंग कब करेंगे? इफ एट ऑल इंक्वायरी गिव्स यू अ नेगेटिव रिजल्ट. ठीक है. सो बेसिकली इसको होल्ड करो. रिपोर्टिंग वाले पार्ट को मैंने होल्ड किया है, बताती हूँ वो कब पढ़ेंगे. फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए. ड्यूटी टू एनक्वायर, ये ट्रांजैक्शन को सिर्फ इंक्वायर करना है. कौन से ट्रांजैक्शन को? ABCDEF 6 ट्रांजैक्शन है. ए स्टैंड्स फॉर एडवांसेस. अगर कंपनी ने कोई एडवांसेस दिया है, चेक such advances, the terms of such advances should not be prejudicial to the interest of the company. Secondly, B stands for book entries. Check that the book entries passed by the company are not prejudicial to the interest of the company. C stands for company not being investment company and such company has sold securities at a value less than its cost, मतलब at loss. Sold the securities at a price less than its cost. That is loss. That is at loss, by incurring loss. People understand. आप सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हो. ये पॉइंट्स को रिपोर्टिंग कहीं नहीं करना है. अगर पॉइंट इंक्वायरी करने के बाद गलत निकलता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, इन दैट सिचुएशन रिपोर्टिंग करेंगे. ठीक है. 3 खत्म हो गए. D,
D stands for loans and advances shown as deposits. E stands for personal expenses charged to revenue. एंड एफ में बेसिकली हमारे पास कोई न्यूमोनिक बैठ नहीं रहा था, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया. एफ स्टैंड्स फॉर एफपीओ. एफपीओ किससे डील करता है? शेयर्स से. सो लास्ट वाला पॉइंट कुछ शेयर्स के बारे में समझते क्या है. वेयर एनी कंपनी वेयर एनी शेयर्स हैज़ बीन अलॉटेड फॉर कैश और एनीथिंग अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, देन आपको इंक्वायरी कंडक्ट करनी है कि उतना इक्विवेलेंट कैश रिसीव हुआ है एंड उतना इक्विवेलेंट कंसिडरेशन रिसीव हुआ है. समझ में आता है? पक्का? ठीक है. व्हाट इज ABCD? A is advances, B is book entry, C is company not being investment company, D is advances shown as deposits, E is personal expenses charged to revenue, and F stands for FPO, basically shares allotted for cash or consideration other than cash. Done. आगे बढ़ूँ मैं? Okay. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. चलो फटाफट इसको रीड कर लेते हैं. ठीक है. ड्यूटी टू रिपोर्ट में हम लोग फर्स्ट पॉइंट, हैज सॉर्टेड ऑल द इन्फॉर्मेशन, हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी है. ठीक है. डायरेक्टर आर नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, ये सब रिलेट करना है. इंपॉर्टेंट थिंग में जो है वो हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं. कहता है इंटरीम फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे है विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमको रिपोर्ट करना है. ठीक है. बट मैम ये कौन सी कंपनी के लिए रिपोर्ट करना है? अंडरस्टैंड, बेसिकली द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज एग्जम्प्टेड टू फॉर एवरी कंपनी द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट, बट इट इज एग्जम्प्टेड फॉर OPC, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी whose turnover is less than 50 CR, borrowings are less than 25 CR. ठीक है. एंड हैज नॉट डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 एंड 137. ठीक है. तो दो चीजें पढ़ ली है ड्यूटीज में, ड्यूटी टू एनक्वायर एंड ड्यूटी टू रिपोर्ट. ड्यूटी टू एनक्वायर में ABCDEF एंड ड्यूटी टू रिपोर्ट में ये सारा चीज. एंड IFCFR ये वाला जो चीज है रिपोर्ट करने के लिए, ये रिपोर्टिंग कंटेन सर्टन एक्सेप्शंस. ठीक है. डन. आगे बढ़े. ओके. नेक्स्ट इज ड्यूटी टू रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है. ड्यूटी एज टू ट्रू एंड फेयर. व्हाट इज ट्रू एंड फेयर? व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF, दैट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, and disclosures and presentations are made as per schedule 3. So where the financial statements are prepared as per AFRF and schedule 3, we can state that the financial statements are true and fair. Okay, true and fair financial statement made as per AFRF and schedule 3. Okay. Reasons for negative, basically we write this in the basis of opinion paragraph, okay, what are the reasons of negative opinion. Then duties with respect to government company, this is quite important, mark this as important because ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आया हुआ है. ठीक है. सो जहाँ पे कैग है, कैग हैज़ अ राइट टू गिव डायरेक्शंस, सो ऑडिटर विल हैव टू फॉलो दोज डायरेक्शंस. सेकेंडली, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट इंक्लूड डायरेक्शंस, एक्शंस एंड इम्पैक्ट. सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है कैग विद इन 60 days, ऑल्सो कमेंट दे सकता है. ठीक है. ओके. Compliance with accounting and auditing standard, basically this is a duty wherein you are conducting all your procedures as per auditing standards on auditing. ठीक है. Okay. Going ahead, the next and very important duty, that is duty to report fraud. Basically इस पे ना November 18 का कोई क्वेश्चन है which is very important, इसको आप चेक कर लेना. मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा फ्रॉड रिपोर्ट करना है आपको. ये सस्पेक्टेड फ्रॉड, इफ एट ऑल द ऑडिटर इज हैविंग रीजंस टू बिलीव. सो इफ ऑडिटर हैज रीजंस टू बिलीव, देन ये फ्रॉड रिपोर्टिंग में हम चले जाएंगे 143 सबसेक्शन 12 की ओर. ठीक है. सो बेसिकली फ्रॉड अमाउंट विल बी डिवाइडेड टू 2 parts, लेस देन 1 CR, मोर देन इक्वल्स टू 1 CR. लेस देन 1 CR में रिपोर्टिंग इज जस्ट डन टू मैनेजमेंट. ठीक है. More than equals to 1 CR में the reporting is done to management and then the final report is given to central government. Within how many days? ये पढ़ लेते हैं. हम पहला वाला circumstance देख रहे हैं, less than 1 CR. Less than 1 CR में immediately but not later than 2 days report to management. ठीक है. क्या क्या रिपोर्ट करेंगे? 3 चीजें, नेचर, अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेटली. अब हम बोर्ड को बोलेंगे, बोर्ड आप हमको रिपोर्ट दो वापस. आप बताओ कि प्रिसाइजली कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या एक्शंस आपने लिए हुए.
ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 1 CR का खेल समाप्त होता है. When the case is of more than equals to 1 CR, तो हम मैनेजमेंट को तो बताएंगे within 2 days. Then within 45 days we'll seek their reply. तो हम 45 days के अंदर अंदर मैनेजमेंट से रिप्लाई मांगेंगे. मैनेजमेंट ने रिप्लाई दे दिया within 45 days. Then within 15 days from such report received from the management, आपको रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है मैम, व्हाट इफ 45 डेज खत्म हो गए बट मैनेजमेंट ने रिपोर्ट नहीं दिया? इन दैट केस फ्रॉम द एंड ऑफ 45th डे 15 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है. सिंपल. ओके, रिप्लाई रिसीव्ड 15 days, reply not received, then 15 days from the expiry of that 45 days. ठीक है. This provision of section 143(12) is mutatis mutandis applicable to statutory auditor, जो अभी पढ़ा, cost auditor, branch auditor and compliance auditor. मतलब अगर इनको भी कोई fraud suspect हो रहा है, they are having a kind of suspicion, even they have the same reporting requirement to central government. Simple. Okay, here one more thing to add on. Understand, 143(12) के अंदर कौन सा फ्रॉड रिपोर्ट करेंगे? सस्पेक्टेड फ्रॉड, एज इन यू हैव रीजंस टू बिलीव. मैम ये फ्रॉड किसने एंड किस पे किया है? द फ्रॉड इज कंडक्टेड बाय ऑफिसर और एम्प्लॉई एंड द फ्रॉड इज कंडक्टेड ऑन द कंपनी. ठीक है. So if at all the auditor has reasons to believe that officer or employee of the company has committed any kind of fraud on the company, यहाँ पे बेचारा कौन? कंपनी. अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई फ्रॉड हुआ है then the reporting requirement is as per 143(12). Simple. आगे बढ़े. Okay. Next, audit of branch. Basically, branch will be divided into two parts. Nothing but Indian branch, foreign branch. अगर इंडियन ब्रांच है तो ऑडिटर विल बी एज पर सेक्शन 139 के अंदर जो अपॉइंट होता है, कौन होता है? सीए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर फॉरेन ब्रांच है देन इट विल बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ पर्सन एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, दैट कंट्रीज लॉ. ओके, एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द मेन ऑडिटर? द मेन ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू adjust with the consideration, to consider the considerations of branch auditor. Here you will apply SA 600. ठीक है. ओके, दिस इज 143. बेसिकली 143 के बाद आता है 144 जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. ठीक है. 144 के बाद आता है 145, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. हु विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट? The engagement partner of the firm या फिर the individual auditor appointed as an auditor will sign the audit report. ठीक है. Okay. 146 is basically right to attend AGM जो हमने राइट्स में पढ़ लिया है. Now jumping to 147. 147 में हम लोगों को पेनल्टी बताई है. पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावीनिंग प्रोविजन फ्रॉम सेक्शन नंबर 139 to 146 as well as 148. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? See, if at all provisions under section 139 to 146 and 148 are contravened, then penalty under section 147 will be levied. Again इसको दो पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया है, for company OID and for auditor in default. ठीक है. अब समझो, अगर कंपनी के लिए पेनल्टी है, इट इज अ मॉनेटरी पेनल्टी. मुझे कहता है fine of minimum 25,000 rupees which can extend up to 5 lakh rupees, 25,000 to 5 lakh. For officer in default, the penalty is fine के terms में minimum 10,000 rupees which can extend up to 1 lakh rupees or imprisonment up to 1 year or both. ठीक है, ये हो गया दो चीज़. ऑडिटर के लिए खेल थोड़ा अच्छा है. ऑडिटर के लिए they have classified the penalties on the basis of contravention, whether the contravention is intentional or it is unintentional. If the contravention is unintentional, then the penalty is of rupees 25,000 which can extend up to 5 lakh or 4 times amount of remuneration whichever is less. ठीक है. ये जो कंडीशन दिया है ना, 4 times amount of remuneration, that is a
कैप फॉर अपर लिमिट, मतलब 25,000 रिमेनिंग इंटैक्ट, 25,000 रिमेनिंग इंटैक्ट, 5 लाख रुपीज पे कैप है। मैक्सिमम कितना जा सकता है, 5 लाख रुपए तक जा सकता है, या फिर 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है, ओके। इंटेंशनल कॉन्ट्रावेंशन में आ जाता है। इंटेंशनल कॉन्ट्रावेंशन में इट इज मिनिमम 50,000 रुपीज विच कैन एक्सटेंड अप टू 25 lakhs or 8 times amount of remuneration, whichever is less, or 1 year's imprisonment or both. ठीक है, now understand, if at all fraud is adjudged या फिर if at all court has passed an order for any fraudulent activity conducted by auditor, then penalty या फिर then punishment under section 447 will also be attracted, plus 447. ठीक है, अब 447 में क्वेश्चन है, 447 में एंड यहाँ पे 147 में, दोनों में इम्प्रिजनमेंट भी है एज अ पनिशमेंट। सो क्वेश्चन ये है, हु शैल बोन या फिर हु विल बी इनप्रिजन्ड? द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड विल बी इनप्रिजन्ड एंड द पेनल्टी ऑफ फाइन्स, द मॉनेटरी पेनल्टी विल बी बोन बाय द होल फर्म। ठीक है, समझ में आता है पक्का? सो समझते हैं एक बार के लिए। सी यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ फ्रॉडुलेंटली एक्टेड देन 447 विल बी लेविड। पेनल्टी, सिविल पेनल्टी जो फाइन वाली पेनल्टी है वो फर्म भुगतेगा। क्रिमिनल पेनल्टी जो इम्प्रिजन वाली पेनल्टी है वो पर्सन, पार्टनर इन्वॉल्व इन क्राइम, वो भुगतेगा। मेकिंग सेंस? सिंपल, पक्का? आगे बढ़ो। सो दिस इज द एंड ऑफ कंपनी ऑडिट। 147 खत्म कर लिया है। आगे जो हमको सेक्शन प्रोविजन पढ़ने हैं दैट इज 148, बेसिकली टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑडिट। हम यहाँ पे 148 के साथ साथ रूल्स भी रिवाइज करने वाले हैं। सो करंटली यू टेक 1 मिनट का ब्रेक एंड देन वील रीस्टार्ट विद 148 एज वेल एज रूल्स कंसर्निंग विद कॉस्ट ऑडिट। लेट्स बिगिन। ओके, बेसिकली कॉस्ट रिकॉर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो in order to maintain cost records, in order to order audit of that cost records, ये दोनों चीज किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, मेंटेनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कि हु कैन ऑर्डर मेंटेनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर सच कंपनीज हु आर रेगुलेटेड, हु आर नॉन रेगुलेटेड, मैं बताती हूँ आपको बाद में। सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मैम किसको ऑर्डर कर सकते हैं? कंपनीज को ऑर्डर कर सकते हैं। क्या ऑर्डर करेंगे? ऑर्डर ये करेंगे, टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम्स। ठीक है, अब ये कंपनीज कौन सी है मैम? ये कंपनीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कंपनीज विल बी डिवाइडेड इनटू regulated sector, non-regulated sector, whose turnover in the immediately preceding previous year is more than equals to 35 CR. ठीक है, ये था अबाउट मेंटेनिंग। सेकेंड पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में इवन ऑर्डर टू ऑडिट सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स सो मेंटेन्ड बाय देम। ठीक है, मैम ऑडिट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ऑडिट करवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर टू कंडक्ट ऑडिट इफ overall annual turnover of all the products in immediately preceding previous year, the PY is immediately preceding previous year, in case of regulated sector is more than equals to 50 CR, in case of non-regulated sector is more than equals to 100 CR. ठीक है, and individual revenue from a single product or a single services is 25 CR, more than equals to 25 CR for regulated sector, more than equals to 35 CR for non-regulated sector. ठीक है, समझो, एनुअल टर्नओवर 50 और 100 का है, प्लस एंड है व्हाट, प्लस इंडिविजुअल टर्नओवर 25 और 35 का है। ठीक है, सो दिस बोथ आर क्यूमुलेटिव, दिस बोथ आर क्यूमुलेटिव। अगर ऐसा रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर ऑडिट ऑफ सच कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एक्सेप्शंस में है कुछ चीज़ें, एसईजेड वगैरह के बारे में बात की है, जिनका फॉरेन एक्सचेंज में है, ऑपरेटिंग इन एसईजेड है, जिनका एनर्जी, कैप्टिव कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम है, वो एग्जम्प्टेड में है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर मतलब हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर? कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, यहाँ पे वर्ड पहले था कॉस्ट ऑडिटर इन प्रैक्टिस, अब वो इन प्रैक्टिस वर्ड हटा दिया गया है। ठीक है, ओके, कॉस्ट ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड within 180 days from the commencement of every year. This is important, ये MCQ point of view आ सकता है।
ठीक है, ओके, ये भी डेट ऑफ 30, ये ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। एंड इवन कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला था स्टैट्यूटरी ऑडिटर के केस में ऑडिट कमिटी रेकमेंड करता है, सिमिलरली फॉर कॉस्ट ऑडिट ऑल्सो 177 के अंदर जो ऑडिट कमिटी बनाई है वो रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट है व्हाई कॉस्ट ऑडिटर रेफर्स टू द फाइनेंशियल डेटा, बेसिकली टू रिलेट विथ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, एम्प्लॉय कॉस्ट, प्रोविजंस, ऑल इन ऑल टू मेक हिज कॉस्ट रिपोर्ट्स, ठीक है। सो दिस वाज द कंटेंट अप टू कंपनी ऑडिट। अब हम थोड़ी ही टाइम में स्टार्ट करेंगे कारो 2016। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ संगवी संडे सीजन 3। नाउ ये सीजन में जैसे आप जानते हो हम कंप्लीट कर रहे हैं ऑडिट रिवीजन। लास्ट सेशन में हमने कंपनी ऑडिट का रिवीजन कंप्लीट किया था, दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 139 टू सेक्शन नंबर 148, एंड टुडे इन दिस सेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ कारो 2016। नाउ टेकिंग यू ऑल बैक टू सेक्शन नंबर 143 जहां पे हमने ड्यूटीज के बारे में बात की थी। सो आगे बढ़ाते हुए उसी सेक्शन में हमने एक प्रोविजन ऐसा है कि ड्यूटी टू रिपोर्ट, जहां पे अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 अ पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ नेफ्रा में इशू एन ऑर्डर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ये पावर देकर के रखा है कि डियर सेंट्रल गवर्नमेंट आप ये पावर एक्सरसाइज करो और ऑडिटर को एक रिपोर्ट ऑर्डर फ्रेम करके दो। बाय एक्सरसाइजिंग दिस राइट एक ऑर्डर इशू किया हुआ है, दैट इज नन अदर देन कारो, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। सो करेंटली हमें इस पे बात करनी है, व्हाट इज देयर इन दिस ऑर्डर, व्हाट रिपोर्टिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन, ये बात करनी है। बेसिकली फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कवरिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, I have divided this into two parts. One, applicability. Two, reporting. So, the first question, holding on the reporting part, the first question that कारो reporting कौन से कंपनीज के ऑडिटर को करना होता है, कौन सी कंपनीज के ऑडिटर को करना होता है? कारो मुझे कहता है कि it is applicable to all the companies including foreign companies but excluding few. कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका रिपोर्टिंग कारो फॉर्मेट में नहीं होता है, जिनका रिपोर्टिंग कोई अलग फॉर्मेट में होता है, जैसे कि बैंक LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इनका रिपोर्टिंग LFAR में होता है। सो इन दैट सिनेरियो वी हैव सर्टेन एक्सेप्शंस। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस देन इक्वल्स टू 1 CR, borrowings less than equals to 1 CR and turnover less than equals to 10 CR. अगर प्राइवेट कंपनी का ये थ्रेशोल्ड मीट होता है तो वील से द ऑडिटर ऑफ सच प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर कारो रिपोर्टिंग। मेकिंग सेंस? नेक्स्ट, S stands for section 8 company, small company, O stands for OPC. So revise applicability, Caro is applicable to all the companies including foreign company, excluding BIPSO. BIPSO means banking, insurance, private में threshold है 1/110, S is section 8 small company, O is OPC. डन, आगे बढ़े, एप्लीकेबिलिटी इज डन। बेसिकली मैंने आपके नोट्स में ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एंड RTP क्वेश्चन का रेफरेंस पुट किया हुआ है। सो मेक श्योर जो क्वेश्चन, जो कंसेप्ट पे क्वेश्चन पास्ट अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, यू हैव अ क्लियर फोकस ऑन दैट कंटेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग, सो बेसिकली द रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर क्लॉज 3 ऑफ द ऑर्डर। नाउ ये क्लॉज 3 में यहाँ पे हमको मेंशन किए गए हैं 16 क्लॉजेस, जिसका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका की कोड मैंने आपको दे करके रखा है एकदम ही एंड में। सो मैं आपको लेके जाती हूँ डायरेक्टली रिपोर्टिंग वाले पॉइंट में, मतलब जो की कोड हमने बना करके रखा है सिक्वेंशियली बाय हार्ट करने के लिए, वो है ये, फिल दी कॉस्ट रिकॉर्ड्स ड्यूली, रीपेमेंट रिकॉर्ड्स पब्लिकली फिल, आर ग्लास विथ नारियल पानी, ठीक है ना। F stands for fixed assets. Now फर्स्ट क्लॉज में पैरा 3 क्लॉज 1, ये क्लॉज में आपको रिपोर्टिंग करना है रिगार्डिंग फिक्स्ड असेट। यहाँ पे रिपोर्टिंग 3 अंडर सबसेक्शन 3 पार्ट्स में होने वाले हैं, A, B एंड C। फर्स्टली आपको रिपोर्ट करना है फिजिकल वेरिफिकेशन,
आपको रिपोर्ट करना है बुक प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड आपको रिकॉर्ड करना है रिगार्डिंग टाइटल डीड्स. या हियर वी गो. क्लॉज नंबर 1 पॉइंट ए talking about proper records are maintained by the company regarding fixed asset. Point number 2 talking about management in a regular interval of time is conducting physical intervals, physical verification. Next थर्ड पॉइंट कहता है टाइटल डीड. टाइटल डीड के बारे में वो मुझे कहता है कि क्या टाइटल डीड ऑफ ऑल द मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी. मेकिंग सेंस. ये 3 बातों पे आपको रिपोर्टिंग करना है. रिपीट. 3(1)A talks about proper records. 3(1)B talks about very nice physical verification. 3(1)C talks about title deed. title deed पे even CA इंटर लेवल पे 3 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है. ओके. ना नेक्स्ट क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट इन्वेंट्री. इन्वेंट्री पे रिपोर्टिंग करना है. इन्वेंट्री पे क्या रिपोर्ट करना है मैम? प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन एंड मैनेजमेंट इन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कंडक्टिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सच इन्वेंट्रीज. ठीक है. ये दोनों बातों पे रिपोर्टिंग करनी है. नेक्स्ट क्लॉज 3. क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 बोथ टॉक्स अबाउट लोन गिवन बाय द कंपनी. ठीक है. बट गिवन टू whom, that is material. क्लॉज 3 में वी आर टॉकिंग अबाउट लोन गिवन बाय द कंपनी टू पार्टीज कवर्ड अंडर 189. ठीक है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 189 पार्टीज. मैम क्या क्या रिपोर्टिंग करना है? रिपोर्टिंग ये करना है whether the terms and condition of the loans which is granted by the company are not prejudicial to the interest of the company, means are in favor of the company. ये बात करनी है. सेकेंडली टॉकिंग अबाउट स्टेप्स फॉर रिकवरी, कि कंपनी ये लोन्स जो हम लोगों ने ग्रांट करके रखे हैं उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स ले रहा है कि नहीं रिकवरी के लिए. एंड थर्डली रेगुलर रिकवरी इज टेकन और नॉट. जहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रहा है तो कंपनी इज टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू रिकवर दैट अमाउंट. मेकिंग सेंस. क्या बात कर रहे हैं हम लोग? क्लॉज 3 में भी 3 बातें हैं. 3A, 3B, 3C. 3A talks about terms and condition not prejudicial. 3B talks about steps for recovery. 3C talks about regular recovery. Making sense? एक शेड्यूल. बेसिकली आप प्रैक्टिकली इसे देखोगे तो टैबुलर फॉर्म में हम इसका रिपोर्टिंग करते हैं. ठीक है. ओके. गोइंग अहेड. क्लॉज 4 में वी टॉक अबाउट अगेन लोन. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, लोन गिवन बाय द कंपनीज टू whom, टू डायरेक्टर्स या फिर इन्वेस्टमेंट इज मेड इन सम अदर कॉर्पोरेट एंटिटी. यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 185 एंड 186. ऑडिटर को ये कहा जाएगा यू जस्ट चेक कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 185 एंड 186 एंड उसी का रिपोर्टिंग करना है. ठीक है. हैव बीन कंप्लाइड. ठीक है. अगर कॉन्ट्रावेंशन है तो यू नीड टू गिव द डिटेल्स देयर ऑफ. ठीक है. आगे बढ़े. क्लॉज 5 में यू नीड टू रिपोर्ट अबाउट डिपॉजिट्स. बेसिकली डिपॉजिट्स में ऑडिटर के ऊपर थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है टू चेक कंप्लायंस विद सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो यहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे जो डिपॉजिट्स कंपनी ने एक्सेप्ट की हुई है आर इन परव्यू, आर फेयर इन आइज ऑफ लॉ. ये आपको चेक करना है. ये चेक करने के बाद द रिपोर्टिंग विल बी डन अंडर क्लॉज 5. इन द केस ऑफ कंपनी एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, टॉकिंग अबाउट पब्लिक डिपॉजिट्स माय डियर फ्रेंड्स. ओके. Next, clause 6. This is important, please understand. Clause 6 talks about reporting for cost records. So question ये उठता है, आप तो statutory auditor हो, तो आप cost records के बारे में रिपोर्ट क्यों कर रहे हो? Cost auditor है ना रिपोर्टिंग करने के लिए. 148 में पढ़ा था हमने. समझो क्यों कर रहे हैं? हम fairness of books of accounts maintained under cost या फिर fairness of cost records maintained by the company उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. What we are trying to report? We are trying to report कि जो कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना था एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 148, ये कंपनी वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है. ठीक है. सो बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ हम लिखते क्या है. हम लिखते हैं वी हैव ब्रॉडली रिव्यूड. हम ये भी नहीं लिखते वी हैव एग्जामिन्ड. ठीक है. हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं वी हैव ब्रॉडली रिव्यूड दैट company has made and maintained such cost records as required under section 148. ठीक है. सो हम क्या लिखते हैं? कंपनी ने ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स जो 148 ने बनाने बोले थे वो बनाए हैं एंड मेंटेन किए हैं. हम चेकिंग, एग्जामिनिंग, स्क्रूटनिंग ये सब नहीं लिखते. ठीक है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाई करके रखा था अंडर 148, कंपनी हैज मेड एंड मेंटेन्ड सच रिकॉर्ड्स. ठीक है. आगे बढ़े. ओके. क्लॉज 6 कंप्लीट हुआ है. Clause 7. Clause 7 extremely important reporting clause. Clause 7 talks about reporting about statutory dues.
अभी स्टैट्यूटरी ड्यूज का बैकग्राउंड समझो। स्टैट्यूटरी ड्यूज में आप तभी ही रिपोर्टिंग करोगे जब आपने प्रोसीजर्स ऑफ ऐसे 250 कवर किया है। मैम 250 ये कहाँ से आ गया, समझो। 250 टॉक्स अबाउट कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। अब आपने कंपनी के लिए लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंस चेक किया होगा। अब आपने देखा होगा कि कंपनी ने टैक्सेस, पेनल्टीज, फाइन्स पे किया है, रेगुलर स्टैट्यूटरी ड्यूज पे किया है या नहीं किया है। अगर आपका लुकआउट है कि नहीं मैम ये कंपनी रेगुलर नहीं है इन कंप्लाइंग the provisions of laws applicable to the company, you will report that under this clause. ठीक है, सो ये क्लॉज बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज विच आर डिस्प्यूटेड एंड फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज विच आर अनडिस्प्यूटेड। ठीक है, बट पढ़ते हैं हम लोग। सी स्टैट्यूटरी ड्यूज फॉर मोर देन 6 months। यहाँ पे आप बात कर रहे हो ड्यूज विच आर अनडिस्प्यूटेड, मतलब इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है कि यार यहाँ पे केस चालू है, कोई लिटिगेशन चालू है, पेंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। द केस इज वेरी क्लियर कि कंपनी को, एंटिटी को इतना स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करना था। सो व्हाट यू हैव टू रिपोर्ट, यू हैव टू रिपोर्ट रेगुलरिटी ऑफ सच अनडिस्प्यूटेड ड्यूज। अगर ड्यूज 6 months से ज्यादा का पेंडिंग है तो बेसिकली यू विल रिपोर्ट दैट द कंपनी इज ईदर रेगुलर, कंपनी इज जनरली रेगुलर, या कंपनी इज नॉट रेगुलर इन पेइंग सच स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी में आपको रेफर करना है डिस्प्यूटेड ड्यूज, जहां पे केसेस चालू है ना। जहां केसेस चालू है तो वहां पे आपको मेंशन करना है क्या क्या, आपको मेंशन करना है कौन से एक्ट के अंदर केस चालू है, कितने अमाउंट का लिटिगेशन पेंडिंग है, कौन से फोरम के पास ये केस चालू है, कौन से साल का ये केस है। आपने देखा होगा ये भी टैबुलर फॉर्म में रिपोर्ट होता है। ठीक है, मैंने ऑथर्स नोट में वहां पे देकर के रखा है, यू हैव टू रेफर ऐसे 250। मैंने आपको रीजन बताया, मैंने आपको आंसर लिखते वक्त ये भी रेफर करने को बोला है 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम इन सबको मिल जुला करके होता है। सो आपको स्टार्ट कैसे करना होगा, आपको स्टार्ट करना होगा एज पर ऐसे 250 ये प्रोसीजर है, एज पर 43B ये प्रोविजन है। फिर आप बोलोगे कंपनी ने क्या किया है, कंपनी का ड्यू पेंडिंग है, लिटिगेशन में है, अनडिस्प्यूटेड है, वॉट एवर, एंड देन as a conclusion you will add this point के under Caro clause 7 you have to report। सिंपल, पक्का, श्योर, आगे बढ़े। ओके, सो सी बेसिकली स्टैट्यूटरी ड्यूज ये है अनडिस्प्यूटेड, ये है डिस्प्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे आप रेगुलरिटी के बारे में बात करते हो, यहाँ पे आप बात करते हो कितने अमाउंट का है, कौन से फोरम के पास है, कौन से साल के लिए पेंडिंग है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लॉज 8 टॉक्स अबाउट रीपेमेंट ऑफ लोन्स। बेसिकली 3 क्लॉजेस कारो 16 में सिर्फ लोन के ऊपर है। क्लॉज 3, क्लॉज 4 दोनों बात करता है लोन ग्रांटेड बाय द कंपनी, कंपनी ने लोन दिया है। क्लॉज 8 जहां पे कंपनी ने लोन लिया है तो उसका रीपेमेंट क्या हो रहा है। ठीक है, सो क्लॉज 8 में यू विल बी टॉकिंग अबाउट रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स। ठीक है, सो क्या क्या मैटर रिपोर्ट करना है कि कंपनी ने कहीं पे कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है इन रीपेमेंट, कि अगर कंपनी का कोई ड्यू पेंडिंग था तो कंपनी ने ड्यूली उसको पे ऑफ किया है। आपको ये रिपोर्ट करना है। अगर डिफॉल्ट किया है तो आपको उसको डिटेल्स देनी है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट्स आपको लेंडर वाइज डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ओके। क्लॉज 9, क्लॉज 9 टॉक्स अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ IPO एंड फर्दर पब्लिक ऑफर्स। बेसिकली हम पैसे लाइक से फॉर एग्जांपल कंपनी को फंड्स रेज करवाने हैं तो कंपनी फंड्स रेज करवा सकती है वाया 2 फॉर्म्स। व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल ट्राई टू बाइफर्केट दिस इनटू 2, वाया पब्लिक ऑफर या फिर वाया प्राइवेट प्लेसमेंट। जहां पे कंपनी पब्लिक ऑफर के वाया, पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है, शेयर्स पब्लिकली इशू हुए हैं। ठीक है, जहां पे कंपनी शेयर्स पब्लिकली इशू करके फंड रेज करवा रही है, इन दैट केस आपको रिपोर्टिंग करना है यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस अंडर क्लॉज। मैम ये कौन से क्लॉज में रिपोर्टिंग करना है आपको, ये अंडर क्लॉज 9 रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, इवन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, से फॉर एग्जांपल अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के वाया ये फंड रेस करवाए हैं, फिर भी मतलब कंपनी ने रेस करवाया है, तो यू बीइंग ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स रेज्ड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट
अंडर क्लॉज यूटिलाइजेशन अंडर क्लॉज 14, ठीक है. सो क्लॉज 9 में यू विल बी टॉकिंग अबाउट मनी रेज्ड वाया IPO further public offer and whether they are used for the purpose. If they are not used for the purpose, you need to mention the details that where they have used. ठीक है. If not, details together with the delay or default. ठीक है. Clause 10 again extremely important clause, multiple times asked in exams. समझो. Clause 10 मुझे क्या कहता है? Clause 10 कहता है report fraud. अब एक बहुत मेजर सा प्रॉब्लम है कि फ्रॉड आता है ना तो बच्चों के दिमाग में सब कुछ एक साथ क्लिक हो जाता है. 240, 143, 12, कारो 3, 10, ये सब कुछ एक साथ क्लिक होता है. बट समझो रिपोर्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स दोनों जगह पे अलग अलग है. मैम दोनों समझाती हूँ. समझो अगर फ्रॉड है तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैम क्या ये ड्यूटी है मेरी टू डिटेक्ट फ्रॉड? आंसर इज आई स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल यू नो, आपकी ड्यूटी नहीं है टू डिटेक्ट फ्रॉड. तो मैम हम फ्रॉड क्यों इतना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ ऐसे 240 जो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है, विच टॉक्स अबाउट फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, जो ऑडिटर को कहता है कि डियर ऑडिटर, इफ एट ऑल यू कम अक्रॉस सर्टन फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स यू बी अलर्ट, यू अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ठीक है, जब भी मैं स्टैंडर्ड्स रिवाइज कराऊंगी तभी मैं बताऊंगी इसको फिर से. नाउ 240 ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट कर दी. इट इज नॉट योर ड्यूटी टू रिपोर्ट. आपको रिपोर्ट नहीं करना है जबरदस्ती में. आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट पे ओपिनियन देना है. तो मैम फ्रॉड के लिए मैं इतना क्यों अग्रेसिव हो जाता हूँ? बिकॉज ऑफ 240 विच टॉक्स अबाउट सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है. अब इन द सिचुएशन वेयर आई कम अक्रॉस सर्टन सर्कमस्टांसेस विच आर फ्रॉडुलेंट इन नेचर. अब मुझे पता चला है कि कुछ तो सस्पिशियस एक्टिविटी, कुछ तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है. नाउ मुझे उसको रिपोर्ट करना है. ओके, क्या करना है हमको? रिपोर्ट करना है. तो रिपोर्ट किसको करेंगे? रिपोर्ट सबसे पहला एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143(12). जब भी मैंने आपको सेक्शंस रिवाइज करा था तभी मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. दूसरा रिपोर्टिंग, दिस इज ऑब्वियस दैट आप करोगे अंडर कारो 310 टू बेसिकली मेंबर्स बट पब्लिक एट लार्ज. ठीक है. एड्रेस होता है तुम्हारा IAR मेंबर्स के लिए बट इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, सो द रिपोर्टिंग इज डन टू ऑल. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि मैम जो भी फ्रॉड मुझे मिला है क्या मुझे दोनों जगह पे बता देना है? से फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का कुछ तो फ्रॉड मुझे सस्पेक्ट हो रहा है, तो मुझे हर जगह पे, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताओ, 310 में भी बताओ, ऐसा है क्या? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है. मैंने जब भी 143(12) पढ़ाया था आपको तभी मैंने आपको बताया था हियर फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी आर रिपोर्टेड. मैंने 143(12) में क्लियरली बोला था इफ द फ्रॉड अमाउंट इज मोर देन इक्वल्स टू 1 CR एंड द फ्रॉड इज अगेंस्ट द कंपनी कंडक्टेड बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. सो यहाँ पे ये वाले फ्रॉड रिपोर्ट होंगे टू सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड यहाँ पे अगर आपको याद है, we had reasons to believe means we were talking about suspected fraud. ठीक है. we in the sense auditor had reasons to believe that some kind of fraudulent activity is going in the organization. ठीक है. moving on to कारो 310 जो हमारा current discussion है, यहाँ पे all the frauds are required to be reported, be it by the company or on the company. If it is on the company, it is committed by whom? By officer or employee. Officer or employee. ठीक है. So यहाँ पे both the frauds are covered, be it on the company, be it by the company. If it is on the company, it is committed by officer or employee. If it is by the company, it can be on anyone, be it third party, be it customer, be it officer, be it employee. ठीक है. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नवंबर 18 ओल्ड सिलेबस में पूछा गया था. ठीक है. ये रिवीजन करने के बाद वो क्वेश्चन ज़रूर देखना. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे
310 में हम ये रिपोर्टिंग करते हैं. तो इफ द क्वेश्चन इज ऑफ फ्रॉड, what all things you have to write? You have to write 240 procedures perspective, and then you have to see fraud is committed on whom, by whom. Depending upon that you have to see amount कितना है. Depending upon the amount आपको चेक करना है कि वो कहाँ रिपोर्टिंग होगा, सिर्फ यहाँ होगा या फिर यहाँ भी होगा. मैम यहाँ पे कौन सा फ्रॉड लिखना है, सस्पेक्टेड फ्रॉड या डिटेक्टेड फ्रॉड? बोथ. Whether you have noticed or you have suspected. Notice in the sense, yeah, you have a clear-cut intimation, you have evidences to prove that the fraudulent activity has taken place in the organization. ठीक है? Okay, moving ahead. This was CARO 310, extremely important. Again, इसको जब भी याद करो तो प्लीज़ 240, 143, 12 का क्रॉस लिंकेजेस मैंने बेसिकली अभी आपको समझा दिया है, बट आप जब भी खुद अकेले एग्जामिनेशन के एक दिन पहले पढ़ो तो कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड बिफोर राइटिंग योर आंसर. इसका मैंने आपको 143.12 में भी बताया हुआ था. सी फॉर एग्जाम्पल द फ्रॉड इज फाउंड बाय अ कॉस्ट ऑडिटर, डू ही नीड टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 143.12? द आंसर इज येस. ठीक है, ओके. सी, फ्रॉड बाय द कंपनी और फ्रॉड इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज हैज बीन टेकन प्लेस, नोटिस्ड और रिपोर्टेड. मतलब नोटिस, सस्पेक्टेड, रिपोर्टेड मतलब यू आर श्योर. ठीक है, ओके. इफ यस, इन द नेचर, इन द अमाउंट. Next is clause number 11, talking about managerial remuneration. Managerial remuneration makes you to check compliance of section 197 along with schedule 5 requirement, schedule 5 to Companies Act. जहाँ पे 197 में they have given you threshold limits of the managerial remuneration which are required to be given to the directors. ठीक है, कितना दे सकते हैं? अपर लिमिट क्या है? ओवरऑल 11% दे सकते हैं, 3%, 1%, 5%, 10%, ऐसा क्लासिफिकेशन है. सिटिंग फीस के नाम पे 1 लाख रुपीज यू कैन गिव. सो ये कंप्लायंस आपको देखना है. ये कंप्लायंस देखने के बाद आपको क्लॉज नंबर 11 में उसका रिपोर्टिंग करना है. ओके, नेक्स्ट क्लॉज नंबर 12, टॉकिंग अबाउट नीडी कंपनीज. बेसिकली मल्टीपल, लाइक मैक्सिमम टाइम्स यू विल से दैट दिस क्लॉज इज साइलेंट. वो बोलेंगे कि नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज ये क्लॉज सिर्फ निधि कंपनी के लिए एप्लीकेबल है. फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज यू ऑडिट ये क्लॉज साइलेंट होगा. ठीक है मैम, बेसिकली दो चीजें आपके लिए, बेसिकली दो चीजें हैं जो रिपोर्ट करनी है. फर्स्ट, रेशियो, एंड सेकेंड 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट. मैम रेशियो किसका देखना है? रेशियो चेक करना है आपको, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स का रेशियो विच हैज टू बी 1:20. ध्यान दो, विच हैज टू बी 1:20. It is not 1:2, okay? It is 1:20. Net own funds to deposits. Done? Okay. Next is related party clause 13. Talks about related party transactions. Related party के लिए again background में अगर इसका रिपोर्टिंग आया है, प्लीज मेक श्योर यू हैव रिटर्न SA रेफरेंस. ऐसे का रेफरेंस नंबर बताओ मुझे. 550. ओके, नाउ इसका रेफरेंस लेकर के आपको स्टार्ट करना है आपका आंसर, एंड रिपोर्टिंग विल बी डन हियर. मैम रिपोर्टिंग क्या करेंगे? रिपोर्टिंग ये करेंगे कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ है आर कंप्लाइंग लॉज एंड रेगुलेशन. बेसिकली सेक्शन नंबर 177 ऑडिट कमेटी अप्रूवल वगैरह, 188 जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट दिया हुआ है, ये आपको रेफरेंस के लिए चेक करना है. ठीक है, ओके ओके. नेक्स्ट क्लॉज 14, ये मैंने अभी आपको क्लॉज 9 के साथ साथ पढ़ाया था. यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स रेज्ड वाया प्राइवेट प्लेसमेंट. बेसिकली दो बातें हैं यहाँ पे, कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 42 एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स फॉर द पर्पस. 42 क्या है मैम? 42 इज अ मेथड से जहाँ पे अलॉटमेंट वगैरह होता है. सो यहाँ पे 42 को कंप्लाई करते करते कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है. अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है, यू हैव टू चेक द फंड रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस मेंशन्ड. ठीक है, okay. Next, clause number 15 talks about non-cash transactions. Here again you have to check the compliance with section number 192. अगर 192 comply हुआ है, well and good, go ahead, यहाँ पे clean report जाएगा. अगर 192 comply नहीं हुआ है, you will report has entered into any non-cash transaction with the directors or any person connected with him. If so, whether the provision of 192 are complied. If not, then you have to give the disclosures thereof. ठीक है, okay. And the last clause talks about RBI. Yes, registration under RBI Act. Now, registration under RBI Act, maximum times ये भी clause आपके लिए not applicable या silent होगा. वो कहता है if at all the company has, मतलब जो कंपनी को RBI Act के अंदर registration लेना था, वो कंपनी ने RBI Act के section number 45IA के तहत registration लिया है. And here I'll try to make these things very sound and clear.
अब तक हम लोगों ने क्लॉज नंबर 15 तक जितने भी सेक्शन पढ़े वो सेक्शन थे कंपनीज एक्ट 2013 के। सिर्फ लास्ट वाले क्लॉज में ये जो सेक्शन हमने पढ़ा वो है आरबीआई एक्ट का, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सो व्हाइल राइटिंग योर आंसर मेक श्योर यू आर कोटिंग सेक्शन ऑफ राइट एक्ट, ठीक है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स हैबिट हो जाती है कंपनीज एक्ट लिखने की, तो गलती होने के चांसेस है। आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर, यहाँ गलती मत करना, ठीक है। इट इज सिंपल, बोलता है कि वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट, सो वो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं लिया है, ठीक है, सिंपल, ओके। एंड हियर वी गो, ये आ गया हमारा की कोड, फिल द रम ग्लास विथ नारियल पानी RBI, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कारो 2016 का क्विक रिविजन कंप्लीट होता है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।